बाजार पर फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं। विजय चोपड़ा है हमारे साथ बात करने के लिए। विजय, हालांकि सुबह ये बात ज़रूर हो रही थी कि शायद थोड़ा सेंटिमेंटली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर बाजार पर पड़ेगा, बट हिस्टोरिकल ट्रेंड जो हमने देखे हैं, जब भी ये तो खैर एक वॉर भी जो है जो बहुत बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क भी नहीं बताया जा रहा, कि ऐसे में स्टॉक मार्केट इतना रिएक्ट करती नहीं है। लेकिन आज का रिएक्शन आप सरप्राइज हो रहे हैं या बहुत हद तक आपने फैक्टर इन किया हुआ था कि ऐसा रिएक्शन आ सकता है? आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? मतलब जिस तरीके का वॉर एस्केलेशन हुआ है, मुझे लगता है ये अभी थमने वाला नहीं है। क्रूड जो है वो जिस प्रकार से 5-6% की तेजी दिखा चुका है, हमारा इंपोर्ट बिल पूरा का पूरा हिल जाएगा। और अगर क्रूड दोबारा से 120, 140, 50 जाता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है पूरी दुनिया को। इन्फ्लेशन प्रेशर्स पहले से ही हैं और अभी यूएस की अगर आप बात करें, मैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूँ कि यूएस में डेट सीलिंग ऑलरेडी हिट हो चुकी है। वो लोग दोबारा और डॉलर छापने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट शटडाउन की बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। यूएस के पास सपोर्ट करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है, वो ज़्यादा पैसा सपोर्ट भी नहीं कर सकते इज़राइल को, हालाँकि इज़राइल ने मदद माँगी है और कुछ यूएस ने करीब $5.5 बिलियन दिया भी है। वहाँ पे अगर पूरा का पूरा मिडल ईस्ट अनस्टेबल हो रहा है, आप इस बात को समझिए और इसको अंडरमाइन मत करिएगा कि ये सिर्फ पैलेस्टाइन नहीं है, इसके साथ जॉर्डन, इसके साथ दूसरी जो आस-पास जो अरब कंट्रीज़ हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो सब इज़राइल के ऊपर मोर्चा अगर खोलेंगी तो ये एरिया काफ़ी अनस्टेबलाइज़्ड या डिस्टेबलाइज़्ड रहेगा काफ़ी समय तक। और अगर इसका रिज़ॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्रूड के ऊपर सबसे पहला असर पड़ेगा। पहले से ही हम लोग बहुत परेशान हैं महँगाई से जो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। इवन भारत में भी अगर इंटरेस्ट रेट्स यहीं खड़े रहे या थोड़े और बढ़ने शुरू हो गए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाएँगे। यूएस में ऑलरेडी हो चुके हैं, यूरोप में ऑलरेडी हो चुके हैं। काफ़ी कंट्रीज़ जर्मनी जैसी रिसेशन डिक्लेयर कर चुकी हैं। तो ये मुझे लगता है ये रिएक्शन तो आना ही था मगर मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया, ये एक अच्छी बात है। और अगर मार्केट्स यहाँ पे स्टेबलाइज़ हो जाते हैं या कंसोलिडेट करते हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है। मगर यहाँ से यदि गिरना शुरू होंगे, तो दिक्कत हो सकती है और मैं दोबारा से बोलता हूँ, हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट, हमारी कंट्री की बैलेंस शीट बहुत बुरी तरीके से आहत हो सकती है, अगर क्रूड और ऊपर भागता है तो। तो बिल्कुल वेट एंड वॉच सिचुएशन है। मैं ये कहूँगा कि फ्रेश बाइंग अभी ना करें, बॉटम फिशिंग ना करें। थोड़ा-सा सिचुएशन को देखें, किस तरीके से वॉर आगे बढ़ती है। हम सब सोच रहे थे कि अगर यूक्रेन रशिया वॉर जो थी वो 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, मगर 1.5 साल हो गया है, वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं न कहीं ये पूरी की पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज़ कर सकता है और इसमें बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। तो मेरा ये मानना है थोड़ा-सा वेट करना चाहिए और अंटिल द डस्ट सेटल्स डाउन और ख़ास करके क्रूड जो है वो परेशान कर सकता है। तो इस पूरी की पूरी गिरावट को या इस लड़ाई को अंडरमाइन ना करें और इसको बिल्कुल ऑफ द कफ ना लें, ये सीरियस हो सकता है। तो इस पे आते हैं, क्योंकि ये आज चोपड़ा जी ने वो बात छेड़ी है तो मेरे को ज़रा पता करना ज़रूरी है कि उन शेयर्स में क्या किया जाए। विजय जी, आपको मालूम है IVRCL और रेल विकास निगम जैसे कई शेयर्स चले थे जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था उस रेल कॉरिडोर से, जिस रेल कॉरिडोर का इत्तेफाक एक बार अडानी पोर्ट से भी था और दूसरा फिर आगे इसराइल से होके वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता। आज ज़्यादातर शेयर्स में गिरावट है। ये वनडे एपिसोड है या फिर इनको भी समय देना होगा, क्योंकि जैसे जैसे मामला आप बता रहे हैं कि आगे बढ़ सकता है, इसका मतलब इन शेयर्स में या तो गिरावट आएगी या तो ये यहीं रुके रहेंगे। सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है, गिरावट आएगी कि यहीं रुके रहेंगे? देखिए, कहना बहुत ही मुश्किल है कि गिरावट आएगी या यहीं रुके रहेंगे। ये अगर सबको ये बात पता होती, डायरेक्शन पूरा क्लियर होता तो शायद कुछ और करने की आवश्यकता थी ही नहीं। बट अगेन मेरा ये मानना है कि ये जो कॉरिडोर है इसमें डेफिनिटली इस कॉरिडोर को लेके थोड़ी-सी चिंताएँ बढ़ेंगी अगर ये लड़ाई एस्केलेट हुई तो। हो सकता है कि कोई समाधान निकल आए, हो सकता है कि अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन, 20 दिन या महीने भर में कोई समाधान निकले क्योंकि काफ़ी ग्लोबल समस्याओं से पहले ही दुनिया गुज़र रही है। कोविड निकला, कोविड के बाद रशिया वॉर के बाद ये वॉर और उसके बाद इन्फ्लेशन। तो कहीं न कहीं पैसे की तो बहुत दिक्कत है पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, जो बहुत अमीर देश कहलाते थे, वो आज कर्ज़े में दबे जा रहे हैं और उनका पर कैपिटा डेट और ओवरऑल नेशनल डेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि इस समय लड़ाई अफ़ोर्ड करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, इवन इज़राइल के लिए आसान नहीं है। इज़राइल भी मदद माँग रहा है अमेरिका से। तो ये कोई आम सिचुएशन नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ये जो कॉरिडोर है इसके ऊपर सवाल उठ जाएँ अगर लड़ाई एस्केलेट होती रही तो।
और अगर होंगे तो जाहिर बात है कि जो रेलवे शेयर भागे थे वो थोड़े से करेक्ट होंगे। मगर ओवरऑल मैं कहूँगा रेलवे की स्टोरी इंटैक्ट है, भारत में ही बहुत काम है। अगर आप इंटरनेशनल काम को दूर भी रखें तो भारत में ही बहुत काम है। और आई थिंक रेलवे या रेलवे रिलेटेड स्टोरीज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, बट अगेन अभी मैं कहूँगा आप थोड़ा सा वेट करिए जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आ जाती। उससे पहले बोलना या किसी चीज रिकमेंड करना, किसी का पैसा खराब करना, वो मेरी फितरत में नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई हम यहाँ पे रिकमेंड करें, कोई कोई चीज ले ले और उसके बाद वो फंस जाए। तो थोड़ा सा देखकर। और डिम्पी जी, मेरा ये मानना है कि जितने भी आपके दर्शक हैं उनको सही गाइड करना हमारा और आपका दायित्व है। और इसी के चलते हुए मैं अभी कहूंगा थोड़ा सा वेट करिए, कोई और फ्रेश पोजीशन लेने से पहले बिल्कुल कूद के लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप मेरे फेवरेट एनालिस्ट में से एक हैं, क्योंकि जो भी आपने बात बोली ना कि अगर मैं कोई चीज़ बोल दूं, देखिए बोलना दुनिया का सबसे आसान काम है कि आपने बोल दिया है, सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके शायद कुछ चीज़ ले भी ले, लेकिन जिम्मेवारी से बोलना अलग बात होती है। तो मैं आपकी इस जिम्मेवारी की बहुत कदर करता हूं सर, बहुत शुक्रिया। और हम तो थोड़ा इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली भी हैं कि आपका हमको व्यू पॉइंट मिल जाता है, और कोइंसिडेंटली आज ऐसे दिन पे हमको व्यू पॉइंट मिल रहा है जिस समय इस तरह के व्यू पॉइंट की हमको सख्त ज़रूरत थी। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और मोटर, ये एक्सक्लूसिव खबर भी है हमारी। आयशर मोटर अपने नॉन कोर कारोबार से एग्जिट करना चाहता है। उनके पास कुछ रेलवेज का भी बिजनेस था और उससे निकलने पर विचार कंपनी कर रही है। अच्छी खासी कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकती है, लगभग कंपनी 4000 करोड़ की ये इन्फ्यूजन, ये वैल्यूएशन एस्कॉट्स कुबोटा की मैं बात करूँ, गलती से आयशर मोटर मुंह से निकल गया। 4000 करोड़ की वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए चाहती है। और आप एस्कॉट्स को देखेंगे तो ये इतना बुरा नहीं कर रहा है इस बाजार में भी। इनफैक्ट हरे निशान में था। सौमीत ने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज ये एक्सक्लूसिव डिटेल हमें शेयर की थी। एक बार आइए उनसे समझ ही लेते हैं कि कितना बड़ा है कारोबार है, कंपनी अगर इससे एग्जिट करती है तो कहाँ फंड्स यूज हो सकते हैं। सौमीत से जानते हैं सब कुछ। सोर्सेस से हमें यही पता चल रहा है कि जो एस्कॉट्स कंपनी है वो कम्प्लीटली एग्जिट करने वाली है अपनी रेलवे बिजनेस इक्विपमेंट बिजनेस को, और उसके लिए जो वैल्यूएशन या जो डाइवेस्टमेंट करने के लिए जो वैल्यूएशन वो देख रही है इस बिजनेस का, वो करीब 4000 करोड़ के आसपास है, जो कि करीब 14 to 15% हो जाता है एस्कॉट्स के करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के सामने, जो कि करीब 35,000 करोड़ के आसपास है। अब क्या रीज़न है ये कंप्लीट डाइवेस्टमेंट का इस बिजनेस से? तो यही मेन रीज़न है कि जो रेलवे बिजनेस है वो नॉन कोर बिजनेस रहा है एस्कॉट्स के लिए, और कुबोटा के एक्विजिशन के बाद कंपनी का मेन फोकस रहेगा ट्रैक्टर बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इनफैक्ट जो भी प्रोसीड्स इस डाइवेस्टमेंट से आएंगे वो भी कंपनी अपने ट्रैक्टर बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज कर सकती है आगे चल के। अब रेलवे बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो करीब 9% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के रेवेन्यू पे और 10% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की एबिट पे। और ऑफ लेट अगर हम देखें तो रेलवे बिजनेस का अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ऑर्डर ज़्यादा मिले थे। इनफैक्ट Q1 में भी अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक पैनल के लिए एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था, और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है अभी वो करीब 950 करोड़ के आसपास है। और FY18 से FY23 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू और एबिट है वो करीब 3 टाइम्स ग्रो किया है। अब हमने एस्कॉट से भी कमेंट लेने की कोशिश की थी इस न्यूज़ पे, बट उन्होंने यही कहा कि वो कमेंट नहीं करेंगे मार्केट स्पेकुलेशन वाले न्यूज़ को लेके। बट हमें सोर्सेस से यही पता चला है कि 4000 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी देख रही है रेलवे बिजनेस इक्विपमेंट को, रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस को लेके, और इसको कंप्लीटली वो डाइवेस्ट करने वाली ही जल्दी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सौमीत, ये सारी खबर हमें समझाने के लिए। 9 से 10% के रेवेन्यू का पार्ट रेलवे बिजनेस है स्कॉट्स कुबोटा के लिए। और बड़ी तब्दीलियां तो होती हैं जब कोई नए मैनेजमेंट लेवल पर चेंजेस होते हैं। विजय, ऑफकोर्स कंपनी का फोकस यही था कि वो अपने कोर बिजनेस पर, जिस तरह से क्लियरली सौमीत भी बता रहे हैं कि अपने ट्रैक्टर बिजनेस पर ही फोकस करना चाहते हैं। और अच्छी वैल्यूएशन आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में, इनफैक्ट 6 मंथ्स का आप चार्ट देखेंगे तो 2000 से स्टॉक 3100 तक लगभग हो गया। आप कैसे देखते हैं इस लेवल पर स्टॉक को वैल्यूएशन के लिहाज से? विजय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत अच्छा रनअप हो चुका है। मॉनसून भी ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी था। और जो फार्म इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं, महिंद्रा है, स्कॉट्स है, वीएसटी टेलर्स है, ये सब इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो नो डाउट इसमें अभी मैं कहूंगा कि इस समय थोड़ा सा वेट करना चाहिए कोई भी बाइंग पोजीशन लेने से पहले, इसलिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। और अगर आपको स्कॉट्स नीचे मिलता है थोड़ा सा 2900, 2800, 2900 के बीच में मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा मीडियम टर्म बाइंग के लिए।
बट इस समय मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। जिनके पास है वो बेशक रखिए, उसमें कोई डर की बात नहीं है। हो सकता है आपको ये स्टॉक 3435 जाता दिखे, मगर अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो आप वेट करें। मेरे हिसाब से अगर ये 2800 के लगभग मिलता है तो इट्स अ वेरी गुड लेवल वेयर यू कैन बाय। आप 2800 के लेवल का इंतजार करेंगे इसमें फ्रेश एंट्री करने के लिए, लेकिन जो लोग इसमें हैं वो ऑलरेडी बने रहे, ठीक है। आज आईटी स्टॉक्स में देखने की थोड़ी बहुत जो बाइंग है, एचसीएल टेक 1.5% ऊपर है। टीसीएस ने शुरुआत ठीक की थी, लेकिन टीसीएस ऊपरी स्तर से थोड़ा सा फिसला है, अपने गेंस को अब बचा कर रखने की कोशिश कर रहा है। अभी भी 0.25% के आसपास की हम उसमें तेजी देख रहे हैं। दरअसल कंपनी 11 अक्टूबर को बायबैक पर भी विचार करेगी और नतीजे भी उस दिन आ जाएंगे। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो रेंज हो सकती है बायबैक की वो 4,300 से लेकर 4,500 के बीच की हो सकती है और 20,000 करोड़ रुपए का बायबैक कर सकती है कंपनी उसके कैश बैलेंस को देखते हुए। 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है और कंपनी 1/3 बायबैक पर खर्च कर सकती है। टीसीएस चोपड़ा जी, क्या करना चाहिए शेयर में? नतीजों से पहले कुछ इसमें आप राय सुझाएंगे कोई पोजीशन लेने की, या नतीजे आ जाएं, सारे अनाउंसमेंट सामने आ जाएं, उसके बाद ही कुछ करें? टीसीएस में बायबैक अनाउंस हुआ और उसके चलते हमने देखा कि किस तरीके से लगभग 3400 से करीब 250-300 रुपए की तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है आईटी बेहमौत है और लॉन्ग टर्म तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। टीसीएस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और दिग्गज है अपने आप में। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी गिरावट में मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाय है, मगर अभी ऑलरेडी बहुत चल चुका है। दोबारा से आइटरेट करूंगा कि जिनके पास है वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो अभी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं थोड़ी गिरावट का इंतजार करिए। और अगर टीसीएस नहीं है तो फिर इन्फोसिस में आप जा सकते हैं। इन्फी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। तो ये भी एक आईटी बेहमौत है। यदि टीसीएस का मौका छूट चुका है तो मगर इन्फी में आप अभी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे यदि आप लेते हैं तो 1600 1650 तक का लेवल, 200 रुपए की तेजी यहाँ से मिल सकती है। तो इन्फी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, आईटी बेहमौत है। और टीसीएस नो डाउट बेहतरीन कंपनी है, गिरावट में लीजिए, मगर अगर अभी लेना है और बहुत प्रेसिंग लगता है तो आप इन्फी लीजिए, इन्फोसिस। जो शेयर है वो है लाल पैथलैब। चोपड़ा साहब, ये लाल पैथलैब, मेट्रोपॉलिसीज, विजय डायग्नोस्टिक, ये सारे शेयर क्यों चल रहे हैं? पहले लोगों का ना एक मतलब था ये चलने का, वो जानते थे कोविड है, टेस्ट बढ़ गए। अभी ऐसी तो कोई बात है भी नहीं और सुनने में भी नहीं आ रही है, लेकिन ये शेयर के जो प्राइस एक्शन है ना वो नोटिस हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आपके पास कुछ स्टडी या कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ज़रा बताएंगे प्लीज़। निफ्टी, देखिए हाल फिलहाल में मैंने देखा है कि सडन राइज हुआ है वायरल केसेस में, टाइफाइड के और डेंगू के केसेस में। अगर आप उसको कोरिलेट करना चाहें तो मुझे लगता है एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में मेरे घर में ही मेरी बिटिया वाइफ दोनों अभी बीमार रहे हैं भी। और घर घर में ये वायरल देखने को मिल रहा है। तो एक एक ट्रेंड है, खास करके बरसातों के बाद यहाँ पर डेंगू का एक प्रकोप आता है और दूसरे टाइफाइड जैसी बीमारियां आती हैं। तो पॉसिबली इनका थोड़ा सा हो सकता है कि टेस्टिंग जो है वो थोड़ी बढ़ गई हो, इस कारण से हमें प्राइस एक्शन में भी देखने को मिल रहा है। और हकीकत में जब इस चार्ट्स में स्टडी कर रहा हूँ तो कोई ऐसा डैमेज नहीं दिख रहा, फर्स्ट क्लास अच्छा अच्छा चार्ट दिख रहा है और अच्छी संभावना लग रही है कि लाल पैथलैब दोबारा से आपको 2700 2600 जाता हुआ दिखे। तो मेरा ये कहना है कि कभी थोड़ा सा वेट कर लें और एक आध दिन में जब थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है तो दोबारा से बाइंग के लिए हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। बट निश्चित रूप से जो आपने मेट्रोपोलिस की बात करी, लाल पैथलैब की बात करी और थायरोकेयर की बात करी, ये तीनों शेयर तीनों स्टॉक्स के चार्ट्स में देख रहा हूँ तो तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। और ये संभावना है एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जो प्रकोप है इन बीमारियों का सीजनल वो थोड़ा सा बढ़ा है, तो हो सकता है टेस्टिंग बढ़ गई। डन। तो हम यही मान के चलते हैं कि थोड़ा जो सीजनल प्रॉब्लम्स है ये शायद इनके लिए क्वार्टर अच्छा जाए। अगला क्वार्टर कैसे जाएगा ये तो फिर आगे भविष्य के गर्भ में ही है। फिलहाल तो अच्छा लग रहे हैं शेयर्स।